people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. A large number of aspirants who are up for sitting in the upcoming examinations consulted us to clear their certain confusions vis-a-vis English essay writing. Keeping in view their questions, today's lecture hinges on certain areas as to how should an aspirant select a topic from among the given ones, how to craft a better and relevant outline for a certain topic, how to write a better introductory paragraph so as to catch attention of the examiner, and what are the certain mistakes that an aspirant shouldn't do in order to pass in English essay paper. बात शुरू से यहाँ से करते हैं कि कैसे टॉपिक सिलेक्ट किया जाए. पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो टॉपिक सिलेक्शन के वक्त आप लोगों ने एक बात मेंटेन और इंश्योर करनी है कि ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे आप लोग जो कि सोशल इश्यूज पर बेस करें. वजह यह है कि क्योंकि हम CSS एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 12 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हमारे पास इतनी नॉलेज बैंक होती है कि हम किसी सोशल इशू को इजीली टैकल कर सकते हैं. हमारे पास उस इशू की जो अंडरपिनिंग्स हैं या उस इशू के बेसिक फाउंडेशंस हैं या कॉसेशंस हैं वो हमें नाउन होते हैं. फर्दर उस इशू के वजह से या कॉसेस की वजह से जो कंसिक्वेंसेस हैं उनसे हम सही तरीके से आगाह होते हैं. उसी इशू से रिलेटेड कैसे उसको सोल्व करना है हमारे पास रिकमेंडेशंस अवेलेबल होते हैं. तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर एन इशू बेस्ड टॉपिक व्हेन इट कम्स टू पासिंग योर इंग्लिश essay. So once you are done with selecting your topic, the very next task is to how to craft a better and relevant outline for a certain topic. अब अगर आउटलाइन की बात करें और फिर वही बात मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के शेयर करूं तो आउटलाइन शुड बी टू द पॉइंट. पहली बात, आउटलाइन से पहले आप लोग ये इंश्योर करेंगे कि आप लोगों को टॉपिक की सही समझ आ गई है. एग्जामिनर टॉपिक के थ्रू उस टॉपिक में आप लोगों से क्या चीज़ रिक्वायर करता है, क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, इस चीज़ को आपने सबसे पहले समझना है. क्योंकि जब तक डिमांड की समझ नहीं आएगी तब तक जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगी. ठीक है, डिमांड को आपने मेंटेन रखना है थ्रू आउट योर पेपर. सही, टॉपिक आप लोगों को सेलेक्ट हो गया, इशू बेस्ड टॉपिक लेट आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. तो नेक्स्ट जो टास्क है वो आउटलाइन है. आउटलाइन आप लोगों की टू द पॉइंट होगी, रेलेवेंट होगी टू द टॉपिक. आउटलाइन में एक्स्ट्रा एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मतलब एग्जामिनर से खुद हम ये कह रहे हैं कि हमें फेल करें, या एग्जामिनर से हम ये कहते हैं कि हम इस टॉपिक को समझ नहीं पाए, इवन देन इसको हमने चूज किया है टू राइट इन एसे ओवर. सो ऐसी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी. ऐसे टॉपिक जो मर्जी आप लोग सिलेक्ट करें उसको सही समझना है. जब उसकी सही समझ आएगी तो ही अच्छी आपकी आउटलाइन बनेगी. आउटलाइन में हमारे पास जो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सर्टन एसेस को या आउटलाइंस को एसेस करते एक चीज़ नोट की है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने अपनी आउटलाइन में केस स्टडीज से स्टेटिस्टिकल डेटा से उसको फ्लड किया हुआ है. हालांकि हमें ऐसा नहीं करना. आउटलाइन में आप लोगों ने फ्रेसेस बनाने हैं जिनको पढ़ के एग्जामिनर को आइडिया हो कि उस सब हेडिंग में या उस सब हेडिंग के लिए जो पैराग्राफ आप लोग लिखेंगे उसमें आप लोगों का सब्जेक्ट क्या होगा, या उस पैराग्राफ में उस पैराग्राफ में आप किस चीज़ पर बात करेंगे और आपका उसमें सब्सटेंस एंड कंटेंट क्या होगा. एग्जामिनर को सिर्फ आइडिया हो कि पढ़ के अच्छा उस पैराग्राफ में आप लोग ऐसे बात करेंगे, उस इशू पे बात करेंगे या उस एरिया को आप टच करेंगे. एक और भी चीज़, जब आप इशू बेस ऑलमोस्ट हर केस में ऐसा होता है कि कोई भी टॉपिक आप लोग चूज करें वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जामिनर पूछता नहीं रिकमेंडेशंस के लिए, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर इशू बेस्ड टॉपिक आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे रिकमेंडेशंस को हमेशा मेंशन करेंगे. आउटलाइन में रिकमेंडेशंस आप पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस आप लोग प्रोवाइड करेंगे किसी भी आउटलाइन टॉपिक के लिए, ऐसे टॉपिक के लिए. दूसरा जो क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ वो ये कि आउटलाइन के बाद जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन जो हमारे पास या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, या कैसे हम अपने स्ट्रक्चर को एक पैक्ट स्ट्रक्चर मेंटेन रखें या बनाएं टू नेविगेट एनी टॉपिक. अब इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, मैं टाइम एंड अगेन बोलता रहा हूं एस्पिरेंट्स को कि आपकी आउटलाइन एंड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मेक और ब्रेक मैट्रिक्स बनाता है. अगर ये दो एलिमेंट्स ठीक हैं, अच्छे हैं, रेलेवेंट हैं, समझ लीजिए आप एग्जामिनर आपको 40 मार्क्स अकॉर्ड करता है. नहीं, अगर आप लोगों के बॉडी पैराग्राफ्स अच्छे हैं, ओवरऑल ऐसे अच्छा है, लेकिन आप लोगों की आउटलाइन एंड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अच्छा ना हो तो उससे आप लोगों का अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता. एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के सामने कि इस एस्पिरेंट को एक तो टॉपिक की समझ नहीं आई,
टॉपिक की समझ ना आने के बावजूद भी इसने इसी टॉपिक को चूज किया है और इररिलेवेंट बातें की हैं। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों को टॉपिक की सही समझ आए, ताकि आपका इंट्रो अच्छा हो। अगर इंट्रो अच्छा है तो टॉपिक की सही समझ आ गई तो आप लोगों का आउटलाइन आप लोगों की अच्छी होगी। आउटलाइन अच्छी है तो ऑब्वियसली एंड ऑटोमेटिकली आप लोगों का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अच्छा है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बारे में, क्या एलिमेंट्स होंगे उसकी लेंथ क्या होगी, उसमें थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज़ है, कहाँ पे प्लेस करना है, शुरू में लिखना है, मिड में लिखना है, या एंड पे लिखना है, या कहीं नहीं लिखना। क्योंकि एस्पिरेंट्स थीसिस स्टेटमेंट को लेकर जितने कंफ्यूज एस्पिरेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम कोई ऐसा दूसरा इशू होगा जिसने इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की होगी। जहां तक इंट्रोडक्शन के स्ट्रक्चर की बात है तो आप लोग कोशिश ये करेंगे कि किसी भी टॉपिक के इंट्रोडक्शन के लिए 3 क्वेश्चंस को आंसर करें। ये मैं इस फॉर्मूले को और इस स्ट्रेटजी को मैंने अप्लाई किया है। ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के थ्रू ही मैं बगैर किसी टीचर के पास, किसी एकेडमी में गए बगैर, किसी टीचर से अपने राइट अप्स को एसेस कराए बगैर ही मैंने ऐसे में 52 मार्क्स स्कोर किए। अब मेरा जो स्ट्रक्चर था या जो स्ट्रक्चर है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिए, वो ये कि मैं हमेशा 3 क्वेश्चंस को इन माइंड रखता हूँ वाइल राइटिंग एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑन अ सर्टेन टॉपिक। पहला जो क्वेश्चन है वो व्हाट, दूसरा व्हाई एंड थर्ड हाउ। अब ये जो पहला क्वेश्चन है व्हाट, इसमें व्हाट का मतलब ये नहीं कि आप लोग उस टॉपिक को डिफाइन करने बैठ जाए, नहीं, बल्कि आप लोगों ने एक इनडायरेक्ट मैनर में उस टॉपिक को टच करना है या हिट करना है, या गिवन जो हमारे पास टॉपिक होगा उसको एड्रेस करना है इन एन इनडायरेक्ट मैनर। जैसे मैंने अपने एक एसे में इंट्रोडक्शन, जो कि वीडियो अवेलेबल है यहाँ पे, इस्लामोफोबिया की इंट्रोडक्शन अगर आप लोग देख लें तो वहाँ पे मैंने इनडायरेक्टली उसको सिलेक्ट किया है। सिमिलरली सिंगल नेशनल करिकुलम में हमारे पास जो इंट्रोडक्शन हमने शो किया है वीडियो में, वहाँ पे हमने उस टॉपिक को इनडायरेक्टली टच किया है। और इनडायरेक्टली टच ऐसे करना है कि वो हिट करे और टारगेट करे डायरेक्टली, जो भी पूछा गया, जो भी टॉपिक हो उसको डायरेक्टली टारगेट करे। ठीक, ये आप लोगों का हो गया व्हाट का पोर्शन। नेक्स्ट हाउ। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.